नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और यहाँ पे हम लोग 1 बजे पढ़ते हैं, वो 1 PM पे क्या इंडियन पॉलिटी। नया साल शुरू हो चुका है 2021। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इसके लिए। इस नव वर्ष में आप सभी अपने टारगेट को पूरा करें, आप अपने एम को प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ मेरी हमेशा। और अनअकैडमी हमेशा दुआ करता है कि आप लोग अपने उज्जवल भविष्य को हमेशा प्राप्त करें। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट क्विज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोड और पूरा अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे मदद करेंगे। पूरी टीम है हमारी यूपीएससी की। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, सब शुरू होने वाले कोर्सेज। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। यहाँ पे ये 2 तरीके का प्लान होता है अनअकैडमी का, एक प्लस और एक आपका आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट जीएस का रेगुलर कोर्स है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और अनलिमिटेड एक्सेस में मिलता है। इसका जो 12 महीने का चार्ज है 1 ईयर का, क्योंकि पूरा फाउंडेशन 1 साल का होता है, यूपीएससी की तैयारी करने में लगेगा ही लगेगा। तो 1 साल की जो फीस है 49,500, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, रिफलर कोड। तो आप इस कोड में डाल देंगे, ये जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आपकी 12 महीने की फीस होगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए ले लेते हैं 2 ईयर का प्लान, ये उनके लिए है जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 72,000 रुपए। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा कोड के इस्तेमाल के बाद, 64,800। वहीं अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं 3 ईयर का प्लान, आइकॉनिक का है, उनके लिए है जो अभी 12th में है या अभी अभी 12th पास आउट हुए इसी साल, उनके लिए 90,000 अभी से उन्होंने यूपीएससी का प्लान किया हुआ है। उनके लिए ये भी बहुत ही बेहतर है। और इसका है 81,000 रुपए, इस पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। दूसरा, इसके अलावा आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें ऐड होंगी, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको अगर पर्सनली कोच चाहिए जो पर्सनली आपके लिए तैयारी कराएं, ध्यान दे, तो वो अवेलेबल है आइकॉनिक में। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के तहत आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है 69,500, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, 62,550 रुपए। 24 महीने यानी 2 साल के लिए आप प्लान लेंगे 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए लेंगे 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। और इसके बाद ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। तो मिनिमम से 6 महीने का ऑप्शन लेना ही होगा, क्योंकि 1 महीने में कोई भी सिलेबस यूपीएससी का कभी कवर नहीं होगा। और जीएस के लिए तो पूरा मिनिमम 1 साल चाहिए ही। ऑप्शनल 6 महीने 22,500, 6 महीने का है। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, और फीस होगी आपकी 20,250 रुपए। वहीं अगर 12 महीने का 1 साल के लिए लेंगे तो 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 24,750। 2 साल के लिए लेंगे तो 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। 3 साल के लिए लेंगे तो 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि लाइव टेस्ट सीरीज है ये जीएस के लिए, जो 2021 में लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी ने शुरू किया है। और ये सबके लिए फ्री है, सभी लोग ज्वाइन करें। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे जो यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। यहीं पे आपको इनरोल करना है। इनरोल करते समय यहाँ पर भी आपसे वही में कोड मांगेगा, तो वही जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP आप डाल देंगे, और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। ये टेस्ट टोटल 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे, और अल्टरनेटिव संडे को ये टेस्ट होंगे। ठीक है, 6 महीने बचा आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम में।
जो लोग 2021 में दे रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी ने 2021 के लिए प्रीलिम्स का स्पेशल बैच शुरू किया है। आप इसको जरूर ज्वाइन करें 28 तारीख से ही। और इसमें प्रीलिम्स का टोटल सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, और प्री में जब क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू वगैरह भी आपका इसमें तैयारी कराया जाएगा। तो ये सारा प्लान जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या प्लान है। और ये 6 महीने का बैच, 1 साल का फाउंडेशन, 2 साल का फाउंडेशन, ये सब शुरू हो रहा है अकेडमी पे, जरूर ज्वाइन करें। कोड ध्यान में रखेंगे स्वदीप, ठीक है, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ये है आइकॉनिक जो अभी मैंने आपको बताया था, इसका भी प्राइस अब हाइक होने वाला आने समय में, कि पर्सनल कोच मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान पूरा आपको पर्सनली गाइड करेंगे डेली कंटेंट के साथ, और आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस होगी ना। तो जिनको आइकॉनिक लेना है जल्द से जल्द इसको ले लें, क्योंकि इसका भी अब प्राइस हाइक होने वाला है। और इसमें हम लोग रोजाना 1 बजे पढ़ते हैं 1 PM पे, क्या भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्री कम मेंस, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। इसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो हमने राष्ट्रपति के बारे में, उसकी योग्यता क्या है, उसकी कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम राष्ट्रपति का अंतिम टॉपिक, उसकी क्षमा दान की शक्ति के बारे में देखेंगे। और राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 में कहा गया है। एक छोटा सा टॉपिक है, ये कवर कर लेंगे। इसके बाद कल फिर जब हम लोग 1 बजे मिलेंगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हम लोग केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, और केंद्रीय प्रशासन में हमारा भारत का जो पहला है वो है राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं, आज ये खत्म हो जाएगा। कल उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, ऐसे ही एक एक टॉपिक करके पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। तो आज चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में लिखा गया है, देखते हुए बस टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास शक्ति है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा दिया गया है कि कोर्ट से अगर किसी को सजा भी मिल भी गई है न्यायालय से, तो एक याचिका के द्वारा राष्ट्रपति से माफी मांग सकता है। तो राष्ट्रपति को कुछ आधारों पे क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है। वो पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, ये सब सारी चीजें। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे, ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। ये नीचे अपराध के मामले दिए गए। इन अपराध को राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, और क्षमा करने के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कि किस किस आधार पे किस तरीके से क्षमा कर सकता है। और ये संविधान का अनुच्छेद 72 में है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। क्या है, किस आधार पे कर सकता है? जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध में दिए गए दंड में, संघ के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जो भी अपराध किया हो उस दंड में क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, अगर सैनिक न्यायालय, सैनिक कोर्ट में भी किसी को सजा मिली है, किसी भी सैनिक को या किसी भी सेना के व्यक्ति को, उसको क्षमा कर सकता है। यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, और ये अधिकार भारत में केवल राष्ट्रपति के पास है, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है। अगर न्यायपालिका जो है हमारी, अगर उसने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है तो राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति है कि वो उसको क्षमा कर सकता है। लेकिन किस आधार पे, क्या क्या, ये देखिए। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आता है, ठीक है। यह न्यायालय कार्यकारी शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अपने क्षमादान का प्रयोग करेगा तो ऐसा नहीं कि न्यायालय की तरह न्यायालय जमेगा, कोर्ट बनेगी, बैठेगा राष्ट्रपति, ऐसा कुछ नहीं। याचिका के माध्यम से होता है। जो भी अपराधी है, जिसको सजा हुआ है, वो फेस टू फेस मौखिक सुनवाई कभी नहीं होगी, वो लिखित होती है, याचिका भेजेगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा वो उसके स्व निर्णय पे है। आगे देखिए, सारा कुछ है। राष्ट्रपति की शक्ति के 2 रूप हैं, क्या कि विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, और यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। इन सब चीजों में राष्ट्रपति 2 रूपों में कर सकता है। क्या क्या है अभी आगे देखते चलिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए,
राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में ये निम्नलिखित बातें शामिल है। पहला, वह क्षमा कर सकता है। ये 4-5 टाइप है, कैसे ये देखिए। पहला है कि वह क्षमा कर सकता है। क्या है क्षमा में? इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी की सभी दंड, दंडादेशों और निर्भरताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। क्षमा में क्या होता है? क्षमा का मतलब है पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर देना। यानी अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा करता है तो उसमें जो उसका दंड का टाइम पीरियड है वो सब, वो दंड, अगर मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, या जो भी दंड मिला है वो दंड पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और जो बंदीकरण है, यानी मान लीजिए कि इतने साल है, या ये सब कुछ हटा दिया जाता है, सभी दंडादेश, सभी हर चीज को हटा दिया जाता है और व्यक्ति फिर पूर्ण रूप से एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की पहली है जो क्षमादान। दूसरा टाइप है इसका लघुकरण। लघुकरण में क्या करता है राष्ट्रपति? इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। लघु मतलब कम कर देना, लघु। तो लघु का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए दंड की प्रवृत्ति 10 साल है किसी को, तो उसको बदल करके 5 साल कर देना, 2 साल कर देना, वो उसके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर। उदाहरणार्थ, अगर मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में, बिल्कुल सही उदाहरण दे दिया है। मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको क्या है कि उसको कम करके, उसका मतलब मृत्यु दंड हटा दे, कठोर कारावास की सजा कर दे, ये कर दे, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कठोर कारावास में परिवर्तित कर दे, साधारण कारावास में परिवर्तित कर दे, ये सब सारी चीजें लघुकरण में आती हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान है। तीसरा है परिहार। परिहार का अर्थ क्या है? परिहार का अर्थ है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। मतलब दंड की जो प्रकृति है कि मान लीजिए अगर व्यक्ति को कठोर कारावास मिला हुआ है तो कठोर कारावास तो रहेगा ही, लेकिन एक अगर मान लीजिए 5 साल के लिए में मिला हुआ तो उसको 2 साल के लिए कर दे, 10 साल के लिए में मिला हुआ है तो 5 साल के लिए कर दे, इस टाइप से कर सकता है। उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर देना, यानी परिवर्तन कर देना। दंड की प्रकृति में चेंज नहीं होगा। प्रकृति यानी अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा, टाइम पीरियड कम कर दिया जाएगा परिहार में। विराम क्या होता है? विराम का अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई मूल रूप में दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर देना। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, अगर मूल रूप में अगर उसको जो भी सजा मिली गई है उसको विशेष परिस्थितियों में, जैसे शारीरिक अपंगता हो जाता है व्यक्ति को बीच में, जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको सजा मिला है और वो क्या है कि अगर अपंग हो जाता है, मान लीजिए बाई चांस कुछ ऐसी घटना हो गई, अपंग हो जाता है, तो उसका फिर विराम हो जाता है। या अथवा महिलाओं के क्षेत्र में है, महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के दौरान अगर कोई महिला बंदी है तो अगर वो गर्भावस्था के दौरान है तो उसके सजा को विराम, तो ये है विराम में। तो ये इस तरीके से है। और अगला है प्रविलंबन। यहाँ पे ये 5वां होगा, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक 4 यहाँ पे था ना, ये 5वां है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये आप यहाँ पे इसको 5 नंबर समझेंगे। ठीक है, 5वां प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ है किसी दंड यानी विशेषकर मृत्यु दंड के क्षेत्र पर अस्थायी रोक लगा देना। अस्थायी, इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति की जो क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप के परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। अस्थायी रूप से मृत्यु दंड पे रोक लगता है कि अगर व्यक्ति है तो उसको क्या है कि उसको क्षमा याचना के लिए वो दे सकता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 महीने बाद या अभी मान लीजिए 2 दिन बाद फांसी होने वाली है, तो इसपे वो अस्थायी रूप से मान लीजिए कि चलिए अच्छा ठीक है, इसके क्षमा याचना पे सुनवाई होगी, इसको अगले 10 दिन के लिए टाला जा सकता है, इसके फांसी को, या 1 महीने के लिए टाला जा सकता है। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये तो हो गया आपका राष्ट्रपति। इसके साथ साथ आपको पता है कि जैसे हमारे देश का प्रमुख इस तरीके से अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति है, हमारे राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियां निहित है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो मैंने आपको अभी बताया था कि अनुच्छेद 72 के तहत है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियां रखता है।
क्षमादान की शक्ति राज्य का राज्यपाल रखता है राज्य के नागरिक के लिए। अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा को या सजा की अवधि को कम कर सकता है। ऐसी छूट हमारे राज्यपाल को भी है। आगे देखिए और क्या कह रहा है राज्यपाल के बारे में कि वह राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में, मतलब राज्य के विरुद्ध, राज्य के कानून के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में ऐसा है तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश के मामले को कर देगा, ऐसा नहीं होगा। केवल राष्ट्रपति कर सकता है पूरे भारत के मामले में, बाकी अपने अपने राज्य का राज्यपाल अपने राज्य के मामले में करेगा। या दंड का स्वरूप बदल सकता है या दंड की अवधि को कम कर सकता है। सजा को या तो खत्म कर देगा, निलंबित कर देगा, दंड का स्वरूप बदल देगा, दंड की अवधि कम कर सकता है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देंगे, राज्यपाल मृत्यु दंड को नहीं चेंज कर सकता, इसको छोड़ करके बाकी सब में है। अभी आगे आएगा ऑनलाइन, ध्यान में रखेंगे क्या है। परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न है। दो परिस्थितियों में, पहला, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। जो हमारे सैनिकों के बीच जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, जो सैन्य न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा दी गई सजा को राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इस मामले में नहीं कर सकता। पहला ये है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। और राज्य विधि द्वारा मृत्यु दंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही नहीं। अगर कोई राज्य का भी मामला है तो राज्यपाल नहीं, वो सजा में मृत्यु दंड को का मामला की शक्ति, उसको क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित, दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंड अवधि को कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता। जैसे हमने अभी राष्ट्रपति में पढ़ा था कि पहला कि पूर्ण रूप से क्षमा, कि कोई भी दंड हो, चाहे मृत्यु दंड हो या बंदीकरण का दंड हो कि 10 वर्ष का, तो सबको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, मतलब मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से क्षमा। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं करेगा, इसके करने की शक्ति नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, वो चाहेगा तो मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, हटा सकता है। तो चलो मृत्यु दंड नहीं होगी, इसको आजीवन कठोर कारावास कर दो, ये हो जाएगा। मतलब दंड का स्वरूप बदल देगा, दंड की अवधि को कम कर सकता है, ये सब शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में मृत्यु दंड के निलंबन, दंडावधि कम करने, दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है। बस मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। उसके बाद मृत्यु दंड से संबंधित, मृत्यु दंड को का निलंबन करना हो, दंड की अवधि कम करनी हो, दंड का स्वरूप बदलना हो, इन सब में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियां सेम है। ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने, देखिए क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अध्ययन किया और उसके लिए क्या क्या सिद्धांत बनाए, ये देखिए कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति को दया की याचना करनी है राष्ट्रपति के सामने, तो मौखिक सुनवाई नहीं करेगा और लिखित रूप में पेश कर सकता है अपनी याचिका को। राष्ट्रपति प्रमाणी या जो भी साक्ष्य है उसका पुनः अध्ययन कर सकता है। अपराधी के खिलाफ जो भी साक्ष्य मौजूद किए गए थे कोर्ट में, उसका राष्ट्रपति दोबारा अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है, ये कंफर्म है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा, ये जरूर ध्यान पर रखेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद से कर देगा, राष्ट्रपति अपने इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेगा लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिए इस पे, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए,
राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो भी आदेश देगा अपने क्षमादान शक्ति पे, कि जो भी आदेश दिया, कम कर दिया, माफ कर दिया, जो भी कर दिया, जो भी आदेश दिया इस बारे में, वो इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं, वो कारण बताएगा कि वो किस आधार पे किया है। ठीक है। और राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है, बल्कि क्षमा भूल के लिए राहत भी दे सकता है। क्षमा है, प्रमा नहीं, क्षमा। ठीक है ना। इसके लिए क्षमा पर पूर्ण रूप से राहत दे सकता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। मतलब केवल दंड पर राहत नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। और राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति पर प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भी परमिशन या इसकी जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय वहां जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी, तो उसकी दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्षमादान की कोई याचिका है, किसी व्यक्ति ने अपने क्षमादान के लिए भेजा राष्ट्रपति के पास, और पहली बार अगर राष्ट्रपति ने उस याचिका को रद्द कर दिया, तो दोबारा वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास याचिका नहीं भेज सकता। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग स्टार बना लीजिए। आगे देखिए। अब ये आपने तो पूरा राष्ट्रपति आज हमने पढ़ लिया, आज हमने पूरा राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आप एक चीज ये देखिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित, उस सब मैं एक लिस्ट बना करके आपके सामने ले आया हूं। इसको रख ले लीजिएगा, जरूर देखिएगा कि जैसे क्या कह रहा है। अनुच्छेद 52, एक सेकेंड, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में पुनः चुनाव के लिए अर्हता। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें ज्यादातर क्या ध्यान में रखना है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ये ध्यान में रखेंगे आप हमेशा। उसके बाद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे महाभियोग, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61। और राष्ट्रपति का पद रिक्ति से पूर्व चुनाव कराने का समय, अनुच्छेद 62। तो 52, 54, 61 ज्यादा ध्यान में रखेंगे, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन वो याद में रखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, इसको ध्यान में रखेंगे। 72 ध्यान में रखेंगे जो अभी अभी आज हमने पढ़ा, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना, अनुच्छेद 72। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब पे स्टार बना लीजिए। और 74 है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, ये ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व वगैरह। 85 संसद के सत्र का सत्रावसान तथा भंग करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है। 111 में है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति पर प्रदान करना। 112 में है संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय का विवरण। 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं एक लिस्ट में लेकर के आया हूँ। ये अब तक के बने हुए हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 50 से 62। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67। जाकिर हुसैन 67 से 69, इनका निधन 69 में हो गया था। उसके बाद वराह वेंकट गिरी बने कार्यवाहक के रूप में उनके 69 में ही। फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी बने 69 में ही कार्यवाहक के रूप में। फिर वराह वेंकट गिरी बने 69 से 74। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने 1974 से 77। उसी दौरान इनका राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही निधन हो गया। तो बीडी जत्ती कार्यवाहक के रूप में बने, उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक के रूप में बने।
उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी बने 77-82, ज्ञानी जैल सिंह 82-87, आर वेंकट रमन 87-92, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, कोची रमन नारायणन 97 से 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7, श्रीमती प्रतिभा पाटिल 15वीं बनी 2007 से 2012, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी 12 से 17, और अभी है हमारे भारत के 17वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक बने हुए हैं। ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सारा लिस्ट था। आज हमारा ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। ये जो हमारा आज राष्ट्रपति का टॉपिक है आज यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम लोग इस पे देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। मेरे टेलीग्राम और अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, जरूर फॉलो करें। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके, इसका फायदा उठा सके। और कल 1 बजे फिर हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास में मिलेंगे। टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो कल उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। कल उपराष्ट्रपति का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर कल 1 बजे हम लोग की मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।